देश के 3 राज्यों में असम, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त भी हो चुका है और इन 2 घंटों में तीनों ही राज्यों के वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिला। असम की 126 सीट, केरलम की 140 सीट और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम में जहां हेमंत बिश्व शर्मा और कांग्रेस गठबंधन के बीच जंग है, तो वहीं पर केरलम में एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। पुडुचेरी में भी एनडीए और यूपीए के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। तो असम की 126 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं। और जितना पीछे से समझ में आ रहा है, हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं हमें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जो ठीक मतदान से पहले अपने घर में मंदिर में पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं केरलम की, जहां पर मुख्यमंत्री मौजूदा एलडीएफ के विजयन नजर आ रहे हैं। और इस बीच बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से एक पॉलिसी पे काम की कि हम राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, लेकिन ये जो क्षेत्रीयवाद करने का पर्पस ही यही होता है कि भाजपा की राष्ट्रवाद को कमजोर करने का। लेकिन ये राष्ट्रवाद के अंदर ही क्षेत्र है, उनके लिए दिक्कत है कि वो क्षेत्र के अंदर राष्ट्र नहीं देख पाते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये खेल एक आध बार चलता है। आज देश के कई राज्यों में जो इस तरह की चीजें पनपी, आज भाजपा के प्रति समर्थन और हमको विश्वास फिर से मिला। और मैं मानता हूं कि बंगाल इस बार पूरी तरह से बंगाल को ही बचाने की लड़ाई है और बंगाल के लोग इस बार लड़ाई लड़ रहे हैं। और कोई प्रधानमंत्री जिस राज्य से समर्थन मिलता है तब वो प्रधानमंत्री बनते हैं, और गृह मंत्री किसी राज्य का व्यक्ति नहीं होता, पूरे राष्ट्र का होता है। ये समझदारी अगर हमारे क्षेत्रीय दलों को नहीं आती, और ममता तो शुरू से यही बंगाल के सेंटिमेंट को खेल कर राजनीति करना चाहिए। आज जिस मुद्दे से उनको सत्ता मिली, न वहाँ रोजगार है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अराजकता का बोलबाला है, लोकल गुंडागर्दी जो अपने आप में किसी भी राज्य में उतने तूती नहीं बोलता हो जितना टीएमसी के गुंडे अड्डा की राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस से जो वसूली है वो देश में किसी भी राज्य में नहीं हो जितना बंगाल में। वो तो कहते हैं कि आप एसआईआर के नाम पर आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों का नाम काट रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान बंगाल में लेके आए हैं। देखिए, बांग्लादेशी को आप बुला के रखिएगा तो निश्चित रूप से हम तो उस पर उठाएंगे, लेकिन जहाँ तक एसआईआर की बात है, एसआईआर में तो हिंदू का भी नाम कटा है। लेकिन जो बांग्लादेशी, जो मुसलमान बांग्लादेश से आकर यहाँ पर अपना नागरिकता लेने का प्रयास करेगा या उस प्रकार से खेल खेलेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हो रही है। आने वाले समय में और कड़ी कार्रवाई होगी। हम तो स्पष्ट कहते हैं, ममता दीदी आप निश्चिंत रहिए, बंगाल की जनता की चिंता अब हम करने वाले हैं। आपने तो केवल बांग्लादेशियों की चिंता की। तो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, चाहे आपकी सरकार बने या ना बने, वो प्रक्रिया चलती रहेगी। देखिए, इस देश की जनता ने हमें मत दिया है इस देश को सुरक्षित और विकसित बनाने का। तो निश्चित रूप से देश के किसी भी प्रांत में किसी भी पार्टी की कोई भी सरकार हो, राष्ट्र के रूप में हमारा कर्तव्य है, हम उसको पूरा करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन को, जो बंगाल को लेकर अपनी बात रख रहे थे। आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव तो 23 और 29 को है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी की 3 अहम रैलियां हैं। और प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में क्या कहते हैं, किस तरह से एक बार फिर से ममता सरकार पर टारगेट करते हैं, वो देखना होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल मौजूद है। राजकुमार सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सहयोगी मेरे देवेंद्र पराशर हैं, इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर हैं, साथ ही मनोज कुमार सिंह डायरेक्टर मेट्राइज जिन्होंने ओपिनियन पोल दिया है, उनसे भी हम जानेंगे कि आज वो क्या कहेंगे। साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट राहुल महाजन भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी देवेंद्र जी से पूछना चाहूंगा। देवेंद्र, ये बताइए कि जो ये चुनाव हो रहे हैं 2021 से कितना अलग आपने इसमें पाया है, जो स्ट्रैटेजी आपको नजर आ रही है पॉलिटिकल पार्टीज की इन राज्यों में? पहले अगर असम के हिसाब से अगर बात कर लें तो असम में बीजेपी और ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रही है पिछले चुनाव की तुलना में। 2021 के विधानसभा चुनाव की तुलना करें या 2016 के चुनाव की तुलना करें तो उसमें जो एग्रेसिवनेस है चुनाव लड़ने का, चाहे इशूज़ की बात कर लें या नैरेटिव की बात कर लें, वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के हिसाब से अगर बात करें तो कांग्रेस कोशिश ये कर रही है कि किसी तरह से गौरव गोगोई का, जो कि अपेक्षाकृत युवा चेहरा है असम के लिहाज से, उनको आगे करके खास तौर पे असम के जो यूथ वोटर्स हैं और अपर असम, उसमें भी अगर फोकस के हिसाब से बात करें तो अपर असम में ज़्यादा बेहतर मैसेजिंग कर सके। तो असम के चुनाव तो वैसे ही दिख रही है। केरल की अगर बात करें तो केरल में पहले ऐसा लगता था कि यूडीएफ जितनी आसानी के साथ
बहुत आगे नजर आएगी। वो मुकाबला अब नजदीकी होता नजर आ रहा है, क्योंकि वामपंथ ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है, एलडीएफ ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, और केरल के हिसाब से अगर देखें तो दोनों ही अपने अपने पॉकेट में बहुत मजबूत नजर आते हैं। ओवरऑल हालांकि देखें तो ज़्यादा जो सर्वे वगैरह भी रहा है वो यूडीएफ के पक्ष में ही वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट आता है, लेकिन एक तरफा लहर जैसी चीज़ नहीं है। बीजेपी के लिहाज से अगर बात करें तो बीजेपी कुछ सीटों पे अपनी प्रेजेंस मजबूती के साथ प्रेजेंस उनका रहा है, तो उस हिसाब से 20 से 25 विधानसभा सीटें ऐसे कह सकते हैं जहाँ पर बीजेपी अपने प्रेजेंस के हिसाब से लड़ रही है। सीटों में कितना कन्वर्ट होगा वो तो बात की बात होगी। बिल्कुल। अब केरलम की बात करते हैं, जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और मतदान भी हो रहा है। इस बीच केरल बीजेपी के अध्यक्ष और नेमोम से उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने अपील की है कि सभी लोग वोट जरूर दें और अपने वोट को बदलाव का जरिया बनाएं, और इसके अलावा उन्होंने एनडीए की जीत का दावा भी किया है। I am very happy that I am able to be a part of it as a voter. I am happy that I'm a part of it as a candidate in Nemam, and I'm happy and I'm very pleased to be and honored to be a part of it as the chairman of the NDA as well. So on many levels, I'm extremely honored and privileged to be participating in this very, very important election in Kerala's political history. And I am requesting every voter to come out, participate in these elections, vote in these elections, and make your vote about change, make your vote about the future of Kerala. I am 100% sure already you can see parties like the Congress party and the CPM forced to talk about Vikasanam. BJP NDA's strong showing in these elections will certainly change the orbit of our state, will change the narrative, political narrative, and make politicians more accountable for the prosperity of our people and prosperity of our state. तो यहाँ पर आपने सुना चंद्रशेखर, क्योंकि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से केरला में जो चीजें देखने को मिली, और केरला में बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए मुकाबला हो जा रहा है, बीजेपी जहां कहीं होती नहीं थी, लेकिन इस बार मनोज जी, क्योंकि हमने 2024 में देखा कि बीजेपी ने पहली बार वहां पर त्रिशूर से लोकसभा में सीट जीता, उसके बाद जो गोपी है वो मुख्यमंत्री भी बने केंद्र में। क्या इस बार, और साथ ही साथ तिरुवनंतपुरम में मेयर का चुनाव जीत जाना, अपना मेयर बनाना, क्या ये एक बदलाव का संकेत है? जब आप ग्राउंड पर गए तो आपने क्या देखा कि लोगों के अंदर उत्साह बहुत जबरदस्त देखने को मिला है, सुबह सुबह से लाइन लगी हुई थी। केरल एक ऐसा स्टेट है जहां पे बार बार ये कहा जाता है कि वहां पे मुस्लिम और क्रिश्चियनों का एक गठजोड़ है जो सत्ता में आता है, लेकिन वो दोनों को मिलाकर यदि हम देखें तो वो करीब करीब 27% ही है। उसके बाद जो वहां की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो हिंदू है, और हिंदू में भी दो, जो ओबीसी में से एक सबसे बड़ा जो एझावा करके है और नायर जो है, वो दो जातियां हैं जिनका काफ़ी जिलों में ये पकड़ रहा है। केरल की पॉलिटिक्स में हमेशा होता क्या कि जो एलडीएफ है, एलडीएफ की तरफ हिंदू का झुकाव ज़्यादा रहता है और कहिए कि उनका समर्थन ही रहता है। जो एक आश्चर्य होता है कि वहाँ पे लेफ्ट के साथ किस तरह से हिंदू है, और क्रिश्चियनों का हमेशा कांग्रेस की तरफ झुकाव रहता है, और जो सत्ता परिवर्तन करता था वहाँ पे हमेशा मुसलमान करता था। इस बार जो इस तरीके से पार्लियामेंट में भी देख लीजिए और लोकल बॉडी के इलेक्शन में भी देख लीजिए, जिस तरीके से वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी वहां से उम्मीद बनी हुई है। लेकिन इस बार के चुनाव में विजयन का जो 82 साल का जो उम्र है, वो भी अभी कांग्रेस के ऊपर भारी ही दिख रहा है। कांग्रेस इस बार सीरियसली चुनाव क्यों नहीं लड़ी, जितना वो असम पे जोर लगाकर उसने अपने आप को आगे बढ़ाने की किया, उससे ज़्यादा बेहतर होता कि वहाँ पे जो लोकल बॉडी और जो लोकल नेता थे कांग्रेस के, जो सेंट्रल में आकर बैठे हैं, उनके अंदर में सामंजस्य बनाकर यदि चुनाव लड़ता तो शायद ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन होता। और यही कारण है कि कांग्रेस वहाँ पे प्रयास करते हुए सत्ता को नहीं दे रहा। उसे उम्मीद है कि जो एलडीएफ के प्रति 10 साल का जो शासन का इंडियन इनकम्बेंसी दिख रहा है, उसके ऊपर हम जीत कर चले आएंगे, चूंकि हमेशा ये रहा है पैटर्न है। तो उस उम्मीद के साथ वहां पे चुनाव लड़ रही है, प्रयास के साथ वो चुनाव लड़ते हुए नहीं दिख रही है। मनोज जी, आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि आपका एक कहना है कि असम में जो जोर लगाया वो जोर क्यों केरल में नहीं लगाया गया। जरा ग्राउंड रिपोर्ट भी ले लेते हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ राघवन जुड़ गए। राघवन, इस वक्त आपको क्या जानकारी मिल रही है, जो अभी तक 2 घंटे का वोटिंग पैटर्न आपको देख के क्या समझ में आ रहा है? जी देखिए, केरला में वैसे भी बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर वोटर्स जो हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। पहले 40 मिनट की बात कर लें तो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 4 से 4.5% और कहीं कहीं पर 5% तक जो है वो पोलिंग हो गई है। और हम हर जगह पर लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए देख रहे हैं। खासतौर पर महिलाओं की कतार कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा लंबी दिख रही है। पिनराई विजयन, उन्होंने अभी कुछ देर पहले अपना वोट कास्ट किया और उन्होंने कहा कि अगर केरला को विकसित बनाकर चलना है तो एक बार
और एलडीएफ को चांस देना होगा। लेकिन ग्राउंड पर जो जमीन पर जो हालात है अमित, वो लगता है कि एक फटीग फैक्टर जो है वो पिनराई विजयन के खिलाफ वहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये कहना होगा कि एलडीएफ के जो एमएलएस हैं, यानी एलडीएफ की पूरी सरकार शासन के खिलाफ इतना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी वहां पर ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर हो सकती है। 10 साल की सरकार को बाहर करना, और यूडीएफ को इसी बात को लेकर उम्मीद है, लेकिन लगता है कि बहुत बड़े कांटे का मुकाबला होगा। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने भी नेमम कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां पर 2016 में सिर्फ एक बार बीजेपी अब तक असेंबली में पहुंच पाई है, वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने वोट कास्ट किया। उन्होंने भी इस बार ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी एक फैक्टर होगा। अगर कांटे की लड़ाई होती है अमित, तो ऐसा माना जाएगा कि बीजेपी जितने भी वोट काटती है, किसके वोट काटती है, ये बहुत ज्यादा मायने रखने वाले हैं। अगर 8-10 सीटें बीजेपी खींच लेती है, हालांकि ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 सीट से ज्यादा बीजेपी के पास अभी कोई बड़ा जनाधार वहां पर नहीं है, लेकिन अगर ऐसे मुकाबले में जिस तरह से त्रिशूर में लोकसभा का चुनाव जीता, उसके बाद त्रिवेंद्रम में कॉर्पोरेशन का चुनाव बीजेपी ने जीता, अगर वो मोमेंटम बरकरार रहता है तो फिर एक बहुत बड़ा दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखना होगा। और आज जो है मतदाता जो है अपने किस्मत जो है नेताओं की, वो उसको मतपेटी में बंद कर रहे हैं। तो दिलचस्प मुकाबला इस वक्त केरल में देखने को मिल रहा है। हम असम पर भी बात करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो निकलकर सामने आई है उस पर हम बात कर लेते हैं। अजीत जी, जैसा कि हमने जो चर्चा की उसमें कुछ चीजें निकल कर आ गई। मनोज जी ने भी एक बात बताई कि जो जोर लगाया गया था असम में कांग्रेस की ओर से, उतना जोर देखने को नहीं मिला केरल में। और जिस तरह से बाकी मेरे सहयोगी भी बता रहे हैं कि इस वक्त वहां पर बीजेपी का जो एक रोल है बहुत अहम हो जाता है। आप किस तरह से देखते हैं कि क्या वाकई में जो एंटी इनकम्बेंसी है 2 टर्म्स की, लगभग 10 साल की वहां पर एलडीएफ की, क्या कांग्रेस या यूडीएफ उसको तोड़ नहीं पा रहा है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी उस तरह से नहीं है सरकार के खिलाफ, ऐसी कोई कि सत्ता परिवर्तन वाली एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई ऐसा एंगर नहीं है। एक फटीग फैक्टर है, जो राघवन ने ठीक कहा कि वो फटीग फैक्टर है, और वो सीएम को लेकर के है। जो आरोप भी लगे हैं, आपको ध्यान होगा, वो मुख्यमंत्री के ऊपर लगे हैं, चाहे सोने की चोरी का मामला हो मंदिर से, या सोने की स्मगलिंग का मामला हो, ये सब आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर लगे हैं। सरकार के ऊपर करप्शन के आरोप या काम नहीं करने के आरोप वो उस तरह से नहीं लगे हैं। एक तो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी से ज़्यादा वो फटीग फैक्टर है। कांग्रेस की बात अगर आप करेंगे, कांग्रेस इस उम्मीद से वहां चुनाव लड़ रही है कि 10 साल के बाद, वहां 5 साल पर सत्ता बदलती रही है, पिछली बार नहीं बदली है, तो 10 साल के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि हम सत्ता बदल देंगे। तीसरी बात क्या है कि कांग्रेस, राहुल गांधी वहां से एमपी रहे हैं वायनाड से, और अभी भी प्रियंका गांधी वाड्रा वहां की एमपी हैं वायनाड की, और केसी वेणुगोपाल वहीं के हैं जो संगठन महासचिव हैं। कई बड़े नेता हैं, लीडरशिप है वहां। जो एक क्राइसिस वहां कांग्रेस के सामने ये रहा हमेशा, अभी भी दिख रहा है वो, कि पिनराई विजयन जो है वो एक बहुत ही क्लियर कट लीडरशिप है लेफ्ट के सामने, और इस तरफ उस तरह से क्लियर कट लीडरशिप नहीं है। कौन मुख्यमंत्री होगा इसको लेकर के वीडी सतीशन और रमेश चन्नीथला और केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर और मुरलीधरन, इन तमाम लोगों में एक खींचतान चलती रहती है, और उधर एक चेहरा बहुत ही स्पष्ट है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जब बात होती है, क्राइसिस का जब टाइम आता है, जैसे ये क्राइसिस का टाइम था जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की वजह से केरल एक क्राइसिस में था। वहां से 35-40 लाख लोग रहते हैं खाड़ी में, और इस क्राइसिस के बीच में लोग एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देखते हैं लोग। हाँ, एक बार फिर से जोड़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान आ गया, इसे सुना देते हैं, फिर उस पर आगे चर्चा जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो जारी किया है, वीडियो में उन्होंने महिला आरक्षण पर संदेश दिया, जरा सुनते हैं। माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूं। भारत ने तय किया है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। लेकिन मेरे 2-2.5 दशक के सरकार के मुखिया के रूप में जो मेरे अनुभव है, उस अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है, तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था, और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब हमारे देश की नारी शक्ति को
जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर दलों ने समर्थन भी दिया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। लेख पढ़ने के बाद आपके कमेंट जरूर मुझे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला रिएक्शन तो मैं देवेंद्र आपसे ले रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी का ये जो वीडियो मैसेज आया है, इसके जो मैं कहता हूं संकेत या फिर इसका जो असर मुझे लगता है कि बहुत दूरगामी है और चुनाव पर भी होगा। बिल्कुल, अगर आज के चुनाव से ही देख लें अगर, तो असम में लगभग अगर वोटिंग पैटर्न के, एक तो हाई वोटिंग पैटर्न वाला स्टेट है वो, पिछली बार भी अगर आप देखें तो लगभग 82-82% के आसपास वहाँ पे वोटिंग हुई थी और उसमें जो महिला वोटर्स की भागीदारी थी ऑलमोस्ट पुरुष वोटर्स के बराबर थी ओवरऑल स्टेट में, और कई सारे पॉकेट्स में तो ज़्यादा थी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें केरला में, तो केरला में महिला वोटर्स की भागीदारी ज़्यादा होती है, वो भी हाई वोटिंग स्टेट है, लगभग 74-75% के आसपास वहाँ पे वोटिंग होता है। और उस कंडीशन में महिला वोटर्स के लिहाज से समझा जा सकता है कि ये संदेश कितना बड़ा रहेगा। और वहाँ पे केरल के हिसाब से अगर देखें तो चाहे उनके कुटुंबश्री स्कीम है या दूसरे वेलफेयर स्कीम है या राजनीतिक जागरूकता महिलाओं में वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि बहुत शिक्षित स्टेट है। तो उस लिहाज से ऐसे मौके पे इस तरह का जो नैरेटिव, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये चुनाव को ध्यान में रखे पीएम ने आज ये किया, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं ऑलरेडी उसके लिए एक सेशन की 3 दिन भी बुला लिया गया, 16, 17 और 18 तारीख को जबकि पार्लियामेंट की कार्रवाई होगी। लेकिन निश्चित तौर पे इस तरह के कदम का असर तो पड़ता ही। बिल्कुल। राहुल जी, इसको आप राजनीतिक तौर पर देखते हैं कि या फिर सोचते हैं कि नहीं, क्योंकि एक सेशन होने जा रहा है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक मैसेज आया है? देखिए, जब मैंने कई बार प्रधानमंत्री से बात की थी इंटरव्यू के दौरान, तो वो बड़ा साफ कहते थे कि अगर हमने कोई काम किया है और उसका पॉलिटिकल माइलेज हम ले सकते हैं उस काम का, तो हम लेंगे। वो पॉलिटिक्स में है, नेचुरली अगर वो कोई भी काम करते हैं वो एक देश हित में तो होता ही है, लेकिन अगर उसकी पॉलिटिकल माइलेज कोई ली जा सकती है तो क्यों नहीं लेगा। वो पॉलिटिक्स में है, लेंगे, माइलेज लेंगे। लेकिन चुनाव, देखिए, अगर आप इन चुनावों में भी पैटर्न देखेंगे तो बहुत सारे पैटर्न आपको इस तरह से भी नजर आएंगे कि कई जगह लोग जो है लोकसभा में जो है एनडीए को प्रेफर करते हैं, विधानसभा में वो लोकल जो पार्टीज होती हैं उन्हें प्रेफर करते हैं। अभी हम केरला की बात कर रहे थे, तो केरला में जो डिवीजन आपको दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि एक नॉर्थ केरला है जो कि एलडीएफ जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी है, उसके कारण भी माना जाता है कि वहाँ पर जो है एलडीएफ की स्ट्रांग प्रेजेंस है जी। दूसरी तरफ सेंट्रल केरला है जो कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन वहाँ बहुत ज़्यादा, और यूडीएफ का वहाँ पर जोर ज़्यादातर दिखाई देता है। और साउथ केरला जो है वो स्विंग माना जाता है, जो जीतेगा वो साउथ केरला की वजह से जीतेगा। और पिछली अगर आप चुनाव देखें तो एलडीएफ ने दोनों नॉर्थ केरला और साउथ केरला में 50% से ज़्यादा सीटें जीती थी। तो ये माना जा सकता है कि इस बार भी कोई बहुत ज़्यादा पैटर्न अगर चेंज हुआ तो वो पैटर्न जो है वो साउथ केरला की वजह से चेंज होगा। अच्छा, राजकुमार जी, क्या आप इस पे इत्तेफाक रखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो मैसेज है वो जो महिला वोटर्स हैं उनके अंदर आने वाले चुनाव जो हो रहे हैं या जो चुनाव हो रहे हैं इस दौरान कुछ एक असर डाल सकता है? देखिए, एक तो हमें यह याद रखना चाहिए कि इस मैसेज से पहले भी और इस विधेयक के पारित होने से पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं का ज़्यादा समर्थन मिलता रहा है। ठीक, इससे पहले भी तो एक छवि उनकी महिलाओं के बीच है, आकर्षण है, उसका राजनीतिक लाभ मिलता है। दूसरा, ये विशेष सत्र ऐसे समय पर हो रहा है जब चुनाव प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री का मैसेज और आज के अखबारों में लेख उस समय आया है जब 3 राज्यों में वोटिंग होनी है।
तो ये तय मान के चलना चाहिए कि इसका राजनीतिक लाभ, चुनावी लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जिन 3 राज्यों में आज वोटिंग है उसमें अगर थोड़ा आंकड़ा देख लें, देवेंद्र भी बता भी रहे थे, असम में महिला और पुरुष वोटर बराबर है और महिलाओं का ज्यादा वोट अन्य दलों के मुकाबले बीजेपी को मिलता है। केरल में तो महिला वोटर और ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले जी, और वहां साक्षरता दर, जागरूकता अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो इस कदम के पीछे भले महिला सशक्तिकरण की बात है, राष्ट्रहित की बात है, लेकिन इसका चुनावी लाभ निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को मिलने वाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा बताया है कि 2047 तक देश को विकसित देश बनाना है, उसके लिए महिलाओं की जो भागीदारी है वो अहम हो जाती है। और लगातार अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के पूरे कार्यकाल में महिलाओं को आगे लाना, वो क्षेत्र जहां पर हम सोच भी नहीं सकते थे, वहां पर भी हमने महिलाओं को देखा है, उन्होंने कमान सौंपी है। अब सोचिए कि देश के रक्षा मंत्री के दौर पर महिला को देख चुके हैं, इस वक्त हमारी वित्त मंत्री भी महिला है। तो ये काफी कुछ जाहिर करता है एक व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में। लेकिन एक बार फिर से लौटते हैं, क्योंकि आज हमें सोच देखनी है उन वोटर्स की जो मतदान के लिए निकले हैं। केरला को लेकर काफी चर्चा हो गई है। मनोज जी, अब जरा असम को लेकर बात करते हैं, क्योंकि असम का जिक्र देवेंद्र ने भी किया था। तो असम की अगर बात की जाए तो असम में तो हम खेमा देख रहे हैं कि 2 ही है, एक तरफ है बीजेपी, दूसरी तरफ है कांग्रेस। लेकिन इस बार उनके जो पार्टनर्स हैं वो बदल गए हैं। ये जो पार्टनर्स बदले हैं, क्या उसका असर आज के चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीति में जब भी पार्टनर चेंज किया जाता है तो बड़ा सोच समझ के किया जाता है और उसके बहुत सारे मायने भी होते हैं। असम उससे अछूता नहीं है। अब असम की स्थिति क्या है कि गोगोई को लेकर काफ़ी देवेंद्र जी ने उस पर फोकस किया कि भाई एक नए चेहरे थे, नए यूथ चेहरे थे और उस पर कांग्रेस को भरोसा था और लेकर। तो लेकिन मुझे लगता है कि उनको फंसाने वाला भी कांग्रेस ही है। जिस तरीके से उनको बैठाकर पवन खेड़ा जी के साथ स्टेटमेंट दिलाया गया और उस पूरी मैंने घटना के बाद वहाँ के चुनावी चर्चाओं में एक दस्तावेज को लेकर चर्चाएं होने लगी और लोग भागते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात को लेकर काफी निराशा हुआ। चुनाव के समय यदि 3 दिन पहले इस तरह की घटना होती है और उसके कार्यकर्ता, उस पार्टी के कार्यकर्ता वो अपने नेता के बचाव में भी नहीं बोल पाता है तो उनके लिए सबसे बड़े ये दुखदाई है। जहां तक केरल की अभी बात कर रहे थे, उसमें बांगश्री जो योजना थी वहां की केरल की 48% देखिए महिलाओं ने पिछली बार एलडीएफ को वोट दिया था और वहां पे कहा जाता है कि हर दूसरे घर में एक एलडीएफ की महिलाएं हैं और वो उनके सबसे बड़ा बेस थे। और ये 48% वोट में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का अभी स्टेटमेंट आया है और इसमें से टूट होता है तो उससे बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। मैसेज बहुत बड़ा है जी, लेकिन उसको सबसे ज्यादा किसी को फायदा होने जाएगा तो कांग्रेस को फायदा वहां पे होगा, एलडीएफ को नुकसान होगा। आज बीजेपी एक को सत्ता से बाहर करने की स्थिति में हो सकती है, सत्ता के करीब नहीं हो, लेकिन असम में ऐसा नहीं है। असम की स्थिति यह है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां पे अपनी मेजोरिटी पे सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है, जो कभी ऐसा नहीं होता था। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात है कि यदि आप नेता के तौर पे देखें हेमंत बिस्वा का तो उसी पे आ रहा था। हाँ, वो सबसे फायर नेता है बीजेपी के पास। यदि योगी आदित्यनाथ के बाद यदि किसी को कह सकते हैं कि सीधा वो संदेश देना कोई जाता है तो वो हेमंत है। और इस पर सवाल एक देवेंद्र जी से लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पूरे इस चुनाव में, देवेंद्र आप और बेहतर बता सकते हैं, क्या एक तरह से फ्री हैंड दिया गया हेमंत बिस्वा शर्मा को, चाहे वो सीटों का बंटवारा हो, किसको सीट देना है, चुनाव का क्या लाइन लेंथ होगा? प्रधानमंत्री मोदी चेहरा है, विकास का चेहरा है, ये सही है, लेकिन जो ग्राउंड पे हम देख रहे थे, क्या ज्यादा दखल देखने को मिला? निश्चित तौर पे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के हाथ में ही एक तरह से आप कहें कि पूरी कमान थी बीजेपी की। बीजेपी का जो संगठन है राष्ट्रीय हिसाब से अगर बात कर लें, या जिन नेताओं को लगाया था प्रभारी या नीचे के लेवल पे जिन लोगों को लगाया गया था, वो मुख्यतः सिर्फ उन निर्देशों को फॉलो कर रहे थे जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि कमांड में दे रहे थे। और उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने परफॉर्म किया है इसलिए पार्टी ने उनको फ्री हैंड दिया है। वो बार बार डिलीवर करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है और बहुत प्रैक्टिकल होती है। जैसे पार्टी की जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही थी तो उस बैठक से पहले जब कोर ग्रुप की बैठक हुई दिल्ली में, तो उस कोर ग्रुप की बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रभारी, चुनाव प्रभारी, इन सभी लोगों की बैठक में इस बात को कहा था कि अगर किसी सर्वे में कोई किसी भी सीट पे कोई ऐसा नाम हो जो कि मेरी सूची से मैच नहीं करता, चाहे वो सिटिंग विधायक हो, मंत्री रहे हो या कोई भी हो, तो आप लोग आसानी से उस नाम को हटाएं
और जो सर्वे के हिसाब से फिट लगता हो उसे देख सकते हैं कि हमें जीतना है चुनाव। मसला ये नहीं है कि किस सीट पे हमको किसको लड़ाना है। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से व्यवहारिक अप्रोच रखा, लेकिन क्योंकि असम में बहुत ग्राउंड पे अच्छी पकड़ है उनकी, तो जाहिर तौर पे उनकी जो सोच रहती थी या जो उनका सुझाव रहता था वो पार्टी नेतृत्व को उस पर ज्यादा भरोसा रहता था और एक तरह से फ्री हैंड ही दिया गया। इस बार के इलेक्शन में हालांकि अमित देखें तो अपर असम में जो 45 सीटें हैं ना, और वहां पे कांग्रेस ने जो गठबंधन किया, तो पिछली बार दोनों के बीच, कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिर्फ 0.8% वोट का फर्क था और सीटों में वो कन्वर्ट हो गया 25 सीट में। उनमें से 14 सीट कांग्रेस ऐसी सीटें हारी थी जहां पर ये जो राइजोर दल हैं या जातीय परिषद, इनको 3.5% या 1.5% वोट आया था। तो उस लिहाज से घेरेबंदी की कोशिश की गई है, लेकिन खासतौर पे बीजेपी ने सोनोवाल को लगा के, सर्बानंद सोनोवाल उस पॉकेट के अच्छे नेता माने जाते हैं, उनको लगा के उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। ठीक है अजीत जी, क्योंकि जब हेमंत विश्व शर्मा का जिक्र होता है तो जैसा कि अभी मनोज जी ने बताया, एक तो मुद्दा वही आ गया जो पवन खेड़ा ने उठाया, अब उसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। दूसरा था ये जो मियाँ वोट को लेके, क्या आपको लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा ने जहां एक तरफ विकास की बात की, प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हो तो विकास का जिक्र करते हैं, लेकिन जो ये मियाँ वो फैक्टर है, क्या ये हेमंता के साथ आएगा या इनके लिए नुकसान करेगा? देखिए, वहां चुनाव के दो ही मुद्दे हैं, एक तो पोलराइजेशन का मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, और दूसरा विकास का मुद्दा है, और ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट होल्ड हैं हेमंत विश्व शर्मा के भी और भारतीय जनता पार्टी के, कि वो अगर पोलराइजेशन किसी तरह का होता है तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी और हेमंत विश्व शर्मा को मिलेगा। और डेवलपमेंट का जो काम हुआ है पिछले 10 साल में, मतलब सर्बानंद सोनोवाल के समय भी और हेमंत विश्व शर्मा के, उसका भी लाभ उनको मिलेगा। ये दो इशू हैं जिन दो इशूज पर असम का चुनाव हो रहा है, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अभी जैसा देवेंद्र जी कह रहे हैं, ये एक बड़ा डिवीजन है असम में, और उस डिवीजन को दो लेवल पर समझने की जरूरत है। एक तो ये कि 2023 के परिसीमन के बाद की स्थितियां और 2023 के पहले की स्थितियां, मतलब 2021 की स्थिति, 2026 की स्थिति। 2021 में कोई 39 सीटें ऐसी थीं जिनको माना जाता था कि वो मुस्लिम डोमिनेंस वाली सीटें। अजय जी, बस आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये है तरुण गोगोई की तस्वीर है और उनके बेटे गौरव गोगोई अब उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब उनके पिता तो बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, और जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी हाल ही में कहा वहाँ पर एक सभा के दौरान कि हेमंत विश्व शर्मा उनकी हाथ पकड़ गए, तरुण गोगोई के हाथ पकड़ के राजनीति में आए, राजनीति सीखा और उनको लात मार दिया। ये सेंटिमेंट्स की कोशिश की है जगाने के लिए असम के लोगों के अंदर। अब तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई कितना यहाँ पर अपने पिता के उस, समझ सकते हैं कि जो उनकी लेगेसी रही है, उस लेगेसी को कितना आगे ले जा पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है उनके ऊपर। एक कह सकते हैं कि एक बड़ा दबाव भी रहेगा। अजीत जी, क्योंकि ये जब जिक्र कर रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर हम यही बात, जैसे ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, बहुत क्लोज थे तरुण गोगोई के हेमंत विश्व शर्मा, लेकिन ये तो मल्लिकार्जुन ने दिखाया नहीं, ये फैक्चुअल फैक्ट नहीं है कि उनकी उंगली पकड़ के आए, वो तो प्रफुल्ल कुमार महंत के साथ आए थे, प्रफुल्ल कुमार महंत ने उनको आगे बढ़ाया। ये भी फैक्ट चेक कर दिया आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का? मतलब वो उनके साथ आए थे, और तरुण गोगोई की सरकार में मंत्री रहे तो क्लोज तो थे ही। ये एक बात है, स्ट्रेटजी बनाते थे कांग्रेस के, चूंकि बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, अपनी पार्टी में भी उन्होंने दिखाया, पूरे नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में दिखाया जी। अब ये एक डिवीजन जिसकी बात हम कर रहे थे ना, एक वो डिवीजन है कि परिसीमन के बाद मुस्लिम बहुलता वाली सीटें कम हो गई हैं वहां, तो वोट परसेंटेज का तो वो होगा कि अंतर कम होगा दोनों के बीच में, लेकिन सीटों का अंतर बढ़ जाएगा, ये एक फैक्ट है। दूसरा, हेमंत विश्व शर्मा को लेकर के ये एक डिवीजन हमेशा समझना चाहिए कि लोअर आसाम से आते हैं। असम का मुख्यमंत्री हमेशा अपर आसाम से बनता रहा है। प्रफुल्ल कुमार महंत अपर आसाम के लीडर थे, सर्बानंद सोनोवाल अपर आसाम के लीडर थे, तरुण गोगोई अपर आसाम के लीडर थे। 2 घंटे का आ गया। एक हुवांग के आगे शिवसागर में 9% वोटिंग हो चुकी है पिछले 2 घंटे में। जालुकबारी में 10% वोटिंग हो चुकी है, और इसके अलावा जोरहाट में 8% है, जहां से गौरव गोगोई मैदान में, चुनावी मैदान में है, और बीनाकांडी से 9% वोटिंग हुई है। 2 घंटे का हम आंकड़ा दिखा रहे हैं आपको, और साथ ही गोवांग 7% है। अब केरल का हम आपको बता देते हैं, ये जो धर्मदम आपको दिखा रहे हैं, धर्मदम है, यहाँ से पिनराई विजयन यहाँ पर है। दूसरी तरफ परवूर से 6% अब तक वोटिंग किया, ये काफ़ी कम लग रहा है यहाँ तो। और मंजेश्वरम से आ रहे, मंजेश्वरम से 7% वोटिंग हुई है। नेमोम से 8% है, यहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर मैदान में। त्रिशूर 6% है, जहाँ से बीजेपी के इस वक्त इस लोकसभा सीट से सांसद भी हैं।